नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस का दूसरा सैंपल पेपर लेकर के आ चुका हूँ और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी बिना किसी रुकावट के। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले भी हम एक सैम्पल पेपर करवा चुके हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ वाले जो सैम्पल पेपर थे वो भी हम करवा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी से अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर दें। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत को किन आधारों पर 21वीं शताब्दी की एक उदयमान शक्ति माना जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत को किस लिए 21वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय देश के रूप में वो यहाँ पर माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका कारण ये है कि विश्व में मानवीय संसाधन के लिहाज से भारत एक समृद्ध देश है। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है भारत का जो जनसंख्या इसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि भारत एक शक्ति के रूप में 21वीं शताब्दी में उभर रहा है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो जहाँ पर जनसंख्या होगा तो उस देश का विकास उतना ही ज़्यादा हो सकता है अगर उसका सही से यूज किया जाए। उसके बाद दूसरा है हमारा, भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र है। उसका दूसरा कारण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत क्या कर रहा है, पूरे विश्व में क्या कर रहा है, हर देश को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। तो इसलिए भारत को क्या माना जा रहा है, 21वीं शताब्दी का उदयमान शक्ति। उसका तीसरा कारण है, भारत का लक्ष्य भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि भारत अपने देश का विकास वो लक्ष्य को देखते हुए क्या कर रहा है, अपने देश का विकास कर रहा है। तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उसका क्या है, इनका लक्ष्य अर्थव्यवस्था करने का। और अगर 5 ट्रिलियन हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि वो मानी जाएगी। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, सामरिक दृष्टि से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। अब भारत सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बाद बाकी सैन्य शक्ति, उसके बाद परमाणु तकनीक के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अब बहुत ऊपर उठा चुका है। तो यही 4 पॉइंट थे जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत 21वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में उभरने वाला देश है। उसके बाद आपका अथवा में है, अथवा है हमारा, आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। आसियान के यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 उद्देश्य वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एक लिखेंगे, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना। तो उद्देश्य क्या था आसियान के स्थापना का? उद्देश्य सबसे पहला क्या था कि जो भी देश आसियान में होंगे उसमें शांति और एक दूसरे से भाईचारे की नीति अपना करके रखेंगे। इस उद्देश्य से आसियान की स्थापना हुई थी। उसका दूसरा कारण था क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो आसियान का दूसरा उद्देश्य क्या था, उसको स्थापित करने का कि सब देश एक दूसरे से व्यापार करेंगे, सांस्कृतिक सहयोग, एक दूसरे देश की संस्कृति का हम सब क्या करेंगे, आदर करेंगे। उसके बाद सामाजिक समाज के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आसियान के क्या थे, ये उद्देश्य थे। उसके बाद कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार के विस्तार के लिए क्या करेंगे, सक्रिय रूप से साझेदारी करेंगे। तो मतलब क्या इसका उद्देश्य क्या था कि देश एक दूसरे से सही से क्या करेगी, व्यापार करेगी। आवागमन मतलब टूरिस्ट होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा। उसका संचार अच्छे से किया जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे एक दूसरे के देश में, व्यापार किया जाएगा, कृषि की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आसियान को स्थापना किया गया था। उसके बाद समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध। उसके बाद सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि यूरोपीय संघ है, ये सब उसके बाद साफ्टा हो गया। तो इन सब से क्या है, सही से तालमेल बैठाने के लिए आसियान का स्थापना किया गया था। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा है हमारा, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता बतानी है हमें। यहाँ पर क्या बतानी है, दक्षिण एशिया जिसमें भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। तो इन सब जो देश हैं उसकी करनी है यहाँ पर विशेषता बतानी। सबसे पहली विशेषता यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा है
विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं इसमें इसके देश। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, यहाँ पर कृषि जो है ज़्यादा की जाती है। भारत इस क्षेत्र का क्या है, एक प्रमुख देश है, जो कि क्या है, विश्व के पटल पर जो है अपना नाम फैला चुका है। इसलिए कि भारत जो है दक्षिण एशिया में, इसके कारण दक्षिण एशिया का नाम जो है बहुत आगे अब बढ़ चुका है। उसके बाद अगला कारण है हमारा, इस क्षेत्र के देशों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सार्क नामक संगठन की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? सार्क नामक स्थापना की है। उसका चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं? किन्हीं दो मुद्दों को लिखिए। भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल जो है अपनी, मतलब बीजेपी होगी, कांग्रेस, बाद बाकी जो भी कोई भी पार्टी हो, तो वो जो है किन मुद्दों पर, कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो सब जो है सबको सहमत अपने आप होना पड़ता है। तो सबसे पहला आर्थिक नीति है। आर्थिक नीति पर जो है सभी देश, वो विभिन्न दल वाले जो है एक दूसरे पर सहयोग करते हैं। उसका देश के प्रशासन के मुद्दों पर प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति है, इस पर भी जो है दोनों जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर हमें बताना है गठबंधन सरकार होता क्या है। तो देखते हैं गठबंधन सरकार होता क्या है। तो जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमसे गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार सीधा सीधा हमें याद करना है कि गठबंधन सरकार है क्या। मान लीजिए कहीं चुनाव हुआ, वहाँ पर मान लीजिए 80 सीट थी, कितनी? 80। और अब मान लीजिए किसी दल को जो बहुमत अगर चाहिए, तो वहाँ पर 80 में से कितने चाहिए? किसी भी पार्टी को 41 सीट चाहिए वहाँ पर क्या करने के लिए? सरकार बनाने के लिए। अब मान लीजिए किसी की भी 41 ना है, मान लीजिए 4 पार्टी थी, एक को मिले 10, उसके बाद मान लीजिए एक को मिले 30 सीट मान लीजिए, उसके बाद एक को मिल गए 20 सीट, इतने हो गए 30, 20, 50 और 60, और मान लीजिए एक को मिल गए 20। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी दल को जो है बहुमत कितने पे थी? 41 पे, और किसी को भी यहाँ पर 41 मिली नहीं। तो क्या करेगा, मान लीजिए ये वाला दल और ये वाला दल क्या हो गया, आपस में मिल गया, तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, अब सरकार जो है बनाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। कि दो या दो से अधिक दल मिल करके जब सरकार बनाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। आशा करता हूँ आप जो है बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। उसके बाद अब अगला प्रश्न हमारा, एकात्म मानववाद का दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि एकात्म मानववाद का दर्शन जो है किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये 3 सिद्धांत ये रहे, जैसे कि एक है समग्रता की प्रधानता, एक धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। तो इसको आपको जो डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? समग्रता की प्रधानता। इसमें ये कहा गया है कि सभी लोग जो है क्या करेंगे, एक मिल करके, क्या, जैसे कि कहीं पर मान लीजिए हमें किसी का विरोध भी करना है, तो क्या करेंगे, हम सब एक होकर के क्या करेंगे, इसका मान लीजिए एक होकर के किसी भी काम को जो आगे बढ़ेंगे। उसका धर्म की सर्वोच्चता, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सभी धर्म को क्या कर देंगे, बराबरी देंगे। समाज की स्वायत्तता, मतलब समाज पर आधारित जो है व्यवस्था यहाँ पर लाई जाएगी, समाज में जो भी बोला जाएगा वो जो है यहाँ पर करा जाएगा। उसके बाद एकात्म मानववाद जो है आपका, ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, ये जो है सिद्धांत दिया था। तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी के शासन पर विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 नंबर का ही प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या है, आपको जो है खुद भी उत्तर हमें आपको जो है कमेंट में दे करके बताना है कि आपको जो है इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तब तक के लिए हम जो आपको चलिए उत्तर बताते हैं। हमें आपको ये बताना है कमेंट में क्या जो हम जो उत्तर बता रहे हैं क्या आपका वो उत्तर मैच हुआ। तो चलिए देखते हैं। भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की शासन व्यवस्था पर अपने विचार दीजिए। तो सबसे पहले हम उत्तर ये लिखेंगे कि कांग्रेस जो है चुनाव जो है क्या हुई थी, इसमें हार गई थी, जनता पार्टी की जो है यहाँ पर सरकार बन गई थी। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपातकाल में जो इंदिरा गांधी का पुरजोर विरोध हुआ था। आपातकाल के कारण जो बहुत सारी समस्याएं वो हुई, इसीलिए क्या हुआ, जनता पार्टी को जो है दूसरे मतलब जनता ने क्या करा, यहाँ पर चुन लिया। किस लिए? क्योंकि जनता पार्टी में जो जितने भी नेता थे उन सब ने क्या करा था, लोगों को जो है अपने विचारधारा में क्या है उसको फंसा लिया था, और जो है ये इंदिरा गांधी के सभी को विरोध में कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन गई। ये बात हो रही है आपकी 1977 की। उसके बाद चलते हैं अगला हमारा 7वां प्रश्न है, ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर बताना है। हमें क्या बताना है? ब्रिक और ब्रिक्स में हमें क्या बताना है, यहाँ पर अंतर बताना है। तो ब्रिक शब्द जो है इसमें जो है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन से संदर्भित है। क्या है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। तो ब्रिक हम सब कैसे लिखते हैं? BRIC।
आई सी, तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। लेकिन क्या हुआ इसमें 2009 में क्या हो गया, 2009 आया तो इसमें क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका भी मिल गई। तो फिर ये क्या बन गया, BRICS, तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो आपका जो है यही अंतर हो जाएगा कि ब्रिक में जो है आपके 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। उसके में आपके कितने देश आ गए, ब्रिक्स में आपके आ गए 5 देश, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आपके यहाँ पर आ गए। तो यही था आपका इसमें अंतर। उसका चलते हैं, अगले प्रश्न है हमारा 8वां, लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई 2 सिद्धांत। लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत जो है निम्नलिखित हैं। पहले तो है एक आर्थिक उद्देश्य से और एक है गैर आर्थिक उद्देश्य से। क्या है, 2 सिद्धांत यहाँ पर जो है आपके राम मनोहर लोहिया ने दिया था आपका ये सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवाद का। तो 2 सिद्धांत दिए थे उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने दिया था एक आर्थिक उद्देश्य से और दूसरा दिया था गैर आर्थिक उद्देश्य से। तो इसको फिर डिफाइन हम करेंगे कि आर्थिक उद्देश्य में क्या था। उन्होंने कहा जो हर व्यक्ति को भोजन और शरण जो है मिलना चाहिए, तो इससे जो है मानते थे वो इसको जो है अच्छा मानते थे। उसके बाद गैर आर्थिक उद्देश्य से ये मानते थे कि लोगों को जो है लोकतंत्र और स्वतंत्रता, ये दोनों अधिकार जो है यहाँ पर दिए जाएँ। तो इसी को हम अगर कहते थे जो अगर ये दोनों चीज़ अगर किसी को है तो हम कह सकते हैं कि उस देश में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वहाँ पर चल रहा है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वैश्वीकरण ने जो है संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो क्या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट जो हमारा, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है। क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि पूरे मतलब देशों में जो है, कई देशों में जो है एक प्रकार की जो है संस्कृति आ गई। जैसे कि अब जो है भारत में जो है वहाँ पर फॉरेन संस्कृति जो है, विदेशी संस्कृति जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद भारत वाली जो है विदेशों में संस्कृति देखने को मिल सकती है। तो इसके वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि संस्कृति जो है एक दूसरे से अब क्या हो गई है, मिलजुल गई है। उसके बाद प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है। अब क्या हुआ, प्रत्येक देश की संस्कृति मौलिकता प्रभावित से यहाँ पर यह है कि किसी देश की जो संस्कृति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या तो किसी देश की जो है संस्कृति जो है कम हो गई है। जैसे भारत में जो है अब जो है अपनी भारतीय संस्कृति को जो है अब लोग जो है छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे देशों की संस्कृति जो है उसको अपनाते जा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं संस्कृति जो प्रभावित हुई है वैश्वीकरण से। उसका तीसरा पॉइंट है, संस्कृति से पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि संस्कृतियों में क्या हुआ है, पश्चिमी संस्कृति जो है घुसते जा रही है, देश जो है अपनी संस्कृति को जो है भूलते जा रहे हैं। उसके सांस्कृतिक विभिन्नीकरण बढ़ा है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण से क्या समझते हैं हम सब कि संस्कृति जो है बहुत सारे प्रकार के हम सब मनाने लग गए, हमारी संस्कृति जो है मिक्स हो गई है। तो यही था आपका, ये लिख सकते हैं वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। उसका चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप और अन्य देशों में इसकी विभिन्नता को स्पष्ट कीजिए। कि भारत में जो है क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। क्या है कि जिस पार्टी को बहुमत मिल गई तो वो सरकार में आ जाएगी, लेकिन उसी के स्वरूप क्या है अन्य देशों में जो इसकी विभिन्नता को बताइए। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबे समय तक एक दल शासन रहा, कांग्रेस रही। लगभग 70 साल तक कांग्रेस जो है हमारे देश पर शासन कर चुकी है। इसके लिए भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चुनावी प्रणाली, दल की विचारधारा हुआ, उसका व्यापक सामाजिक आधार उत्तरदायी है। तो क्या हुआ था ये कि यहाँ हमारे देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी विचारधारा इतना ज़्यादा फैला चुकी थी, तो जो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है एक दलीय व्यवस्था ही चल रही थी लगभग 70 साल तक, क्योंकि कोई भी दूसरी पार्टी जो है चुनाव में जो है इनको जो है चुनौती दे ही नहीं पा रही थी। लेकिन इसी के मुकाबले जो अन्य देशों में जो है वहाँ पर एक ही दलीय व्यवस्था है, जो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी जो है जीतेगी चाहे कोई भी क्यों ना चुनाव लड़े। जैसे कि चीन, क्यूबा, सीरिया हो गया, संविधान के द्वारा एक ही दल की अनुमति दी गई। लेकिन भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद भी जो यहाँ पर एक दल का ही शासन यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद म्यांमार हो गया, बेलारूस, इरिट्रिया वे कानून सैन्य उपायों के तहत प्रभुत्व कायम हुआ। मैक्सिको में PRI पार्टी का शासन रहा। तो ये सब देश जो है यहाँ पर क्या है, एक दलीय व्यवस्था ही सिर्फ है। लेकिन भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर जो है 70 साल तक लगभग एक ही दलीय व्यवस्था यहाँ पर रही। आशा करता हूँ आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद ये आपका मैप से रिलेटेड है, तो मैं आप जो है इस क्वेश्चन में जो आपको मैप तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर वादा कर देता हूँ कि मैप से रिलेटेड जो है आपके जो भी सबसे महत्वपूर्ण मैप जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जिसके लिए आपको जो है एक काम करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
जिससे हम जो भी अगर वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको सिर्फ यही सिंपल सा एक काम करना है, सिर्फ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बस इतना सा आपको काम करना है, जिससे हम जो और आपको इतना अच्छा मैप हम आपको ये क्वेश्चन जो है उसमें समझाएंगे, जिससे आप जो है दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो है कार्टून से रिलेटेड भी वीडियो जो है हम आपका डाल चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके आप ज़रूर देख लें। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया, किन्हीं 3 प्रभावों का यहाँ पर वर्णन करना है। अब बच्चे जो हैं इसमें फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 प्रभाव लिखने हैं और नंबर कितने का है ये प्रश्न, ये जो है आपका 6 नंबर का प्रश्न है, लेकिन 6 नंबर में जो है थोड़ा बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल बच्चों को हो जाता है। तो देखते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव देखते हैं, क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रवाह में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? आर्थिक प्रवाह में वृद्धि। एफडीआई के कारण एक देश का बुनियादी ढांचा बेहतर हो जाता है और इसका विकास भी शुरू हो जाता है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने में मदद करता है। अब क्या हुआ वैश्वीकरण के कारण, क्या हुआ है कि अब जो है दूसरे देश वाले जो है दूसरे देश में जो है क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ उद्योग लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो देश है उसकी क्या हो रही है, आर्थिक स्थिति जो है अच्छी हो रही है। और हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, आर्थिक प्रवाह में वृद्धि हुई है। पैसे का जो है लेन देन जो है बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो पहला कारण अच्छे से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसका दूसरा कारण देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है। पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता अधिकांश देशों को सुलभ हुई है। अब क्या हुआ वैश्वीकरण के कारण, क्या हुई है कि अब जो है छोटे देश जो है वो बड़े देशों पर क्या हो गया, निर्भर हो गए, और बड़े देश जो है छोटे देश की सहायता भी कर रहे हैं। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अब एक दूसरे देशों की क्या है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भरता बिल्कुल बढ़ गई है। और क्या हुआ है कि पूंजी और संसाधनों का क्या हो रहा है, एक दूसरे में ज़्यादा जो है स्थानांतरण यहाँ पर किया जा रहा है। पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता जो है अब बढ़ गई है देशों के पास में। उसका तीसरा है हमारा, वैश्वीकरण के कारण विश्व में अमीरी और गरीबी में अंतर वृद्धि हो गई। ये जो है आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर हो गया है और गरीब जो है आपका और ज़्यादा गरीब हो गया है। अमीरी गरीब का बीच का अंतर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखते हैं अगला, ये वाला जो है आपका प्रश्न जो है, वैश्वीकरण के युग में भारत के किस प्रकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, वैश्वीकरण के युग में भारत किस प्रकार 5 ट्रिलियन, तो इसका उत्तर जो है आपने खुद से करना है, क्योंकि जो भारत की विशेषताओं के बारे में जानता होगा तो वो जो है इस क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल हैंडल कर सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। अगला है हमारा, NDA 4 से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण एजेंडों को विषय में लिखिए। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि NDA 4 है क्या। तो NDA 4 है क्या, उसे हम सब जानना है। तो 2019 से जो अभी जो NDA की जो सरकार चल रही है, जो अभी 23 में 24 में जो है आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो सरकार चल रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, NDA 4 यहाँ पर हम सब कहते हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले देखते हैं हम सब NDA 1। NDA 1 क्या है, NDA 1 था आपका 1989 वाला, ठीक। उसके बाद दूसरा था आपका 99 में जो सरकार बनी। उसके बाद आपका तीसरा जो था आपका 2014 वाला, 2014 वाला। और पांचवा जो था आपका जो अभी चल रहा है 2019 से जो आपका अभी चल रहा है। तो ये जो आपका क्या चल रहा है अभी, NDA 4 चल रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है आप इस क्वेश्चन में पुट कर दिएगा, जिससे आपको और अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो देखते हैं NDA 4 सबसे पहले है क्या। तो NDA 4 क्या है, NDA को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। NDA का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों द्वारा बने गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीता और इसी राजनीतिक दल को हम सब क्या कहते हैं, NDA 4 कहते हैं। क्या कहते हैं, NDA 4। अब इस पार्टी के विकास के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे क्या थे, कि ये पार्टी क्यों जीत रही है, किस एजेंडे को यहाँ पर जो है जनता को बता करके जो है ये पार्टी जीत रही है। तो देखते हैं हम सब इसका आंसर। सबसे पहला है, 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन, जातीय व पंथ आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर रूपांतरित हुआ है। तो सबसे पहला कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सोच बदली, कि जो है पहले जो राजनीति होती थी वो जाति और पंथ के आधार पर होती थी, लेकिन अब जो है विकास और सुशासन के उन्मुख राजनीति में जो है अब जो यहाँ पर जो राजनीति हो रही है वो किस पर हो रही है, विकास और सुशासन के मार्ग पर जो है राजनीति हो रही है। पहले किस पर होती थी, जाति और पंथ पर। तो इसके कारण जो है NDA जो है बार बार सत्ता में आ रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, सबका साथ सबका विकास के
अपने पूर्व इच्छित लक्ष्य के साथ राजग सरकार ने विकास तथा सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजना जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आयुष्मान योजना, भारत योजना, ये सब जो है एनडीए सरकार द्वारा चलाया गया है और उन्होंने सिद्ध भी करा है। तो जिसके कारण जो है वो लगातार जो है सत्ता में आ रही है। सबका साथ सबका विकास जो है ये मंत्र लेकर के चल रही है। जब अभी तो मोदी जी ने इसमें और जोड़ दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद अगला है हमारा, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ग्रामीण परिवार विशेषकर महिलाओं केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के प्रशासन पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को, ग्रामीण जो लोग हैं उनके स्तर को ऊपर उठाना, महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करना। जैसे कि आपको गैस दिया जा रहा है उनको फ्री में, केंद्र सरकार की योजना जो है बहुत ज़्यादा क्या है, उसके कारण जो है इनको ज़्यादातर जो है ग्रामीण परिवार और महिलाओं को ज़्यादा लाभ दिया यहाँ पर गया है। उसके चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है हमारा, विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्ग, समुदाय, लिंग तथा क्षेत्र से ऊपर उठ करके विकास और सुशासन के विषय पर केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए। उसके बाद एनडीए 4 जो है एजेंडा क्या है कि वो जो है लोगों को जो है जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग और क्षेत्र से ऊपर उठाकर, जो लोगों की जो पहले सोच थी जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग और क्षेत्र तक जो सीमित थी, अब क्या हुआ है, विकास और सुशासन के विषय पर जो है उन्होंने जो है लोगों का ध्यान केंद्रित कर दिया। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एनडीए 4 जो है लगातार सत्ता में आ रही है। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की। सबसे पहले हमें बताना है कि मंडल कमीशन की जो है अध्यक्षता किसने की, इसकी स्थापना क्यों की गई और इसकी सिफारिश के यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की। तो मंडल कमीशन की अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, बीपी मंडल भी है जो है हम कहते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। तो आप जो है इसको यहाँ पर बीपी मंडल भी लिख सकते हैं। वह एक समाजवादी नेता थे और 1967 से 77 में संसद सदस्य भी चुने गए थे। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो किसने करी थी कमीशन की अध्यक्षता, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए 1978 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी, 1978 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की इन्होंने स्थापना कर दी। उसके बाद इसने क्या करा, 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। क्या करी, 1978 में हुआ और 1980 में क्या करा, रिपोर्ट दिया। लेकिन अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट के लागू करने की घोषणा की। और आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, देखिए जो ये मंडल आयोग आया था इसकी सिफारिश क्या थी, वो किन किन चीज़ों को लेकर के वो मांग रहे थे। सबसे पहला, अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान शैक्षिक और सामाजिक आधार पर की जाए। जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी जो है उसका क्या, किस आधार पर जो है पहचान दिया जाए, वो शैक्षिक और सामाजिक आधार पर दिया जाए। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण दिया जाए। मतलब लगभग मान लीजिए कहीं पर 100 सीट है तो उसमें से 27 पद जो है वो ओबीसी को दिया जाए। तो ये इनकी क्या थी, सिफारिश थी। वित्तीय सहायता के लिए सरकार द्वारा अलग से वित्तीय संगठनों की स्थापना की जाए ओबीसी के लिए। ये इनकी मांग थी कि ओबीसी पार्टी के लिए जो है, ओबीसी के लिए जो है वो अलग से वित्तीय संगठन की जो है वहाँ पर मतलब अलग से वित्तीय सहायता इनको दी जाए। सरकारी नौकरी, तकनीकी, व्यावसायिक संस्थानों में इनके पर्याप्त प्रतिनिधि की सिफारिश की जाए। मतलब सरकारी नौकरी होगी, तकनीकी क्षेत्र हो गया, व्यावसायिक संस्थान हो गए, तो इसमें जो है ओबीसी को जो है पहले जो है प्राथमिकता दी जाए। तो यही था आपका सैम्पल पेपर। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियो डालें तो सबसे पहले जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।